सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। वही कार्यक्रम जिसमें ई बाइक का शुभारंभ लोकार्पण आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एक रैली के तौर पर ये तमाम ई बाइक्स रवाना हो रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा अभी अभी हरी झंडी दिखाई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और ई बाइक की इस रैली का आगाज यहां से हो चुका है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जिसकी शुरुआत और अब मध्य प्रदेश की राजधानी में ये ई बाइक्स दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। चार्जेबल बाइक्स हैं और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जब ये ई बाइक्स चलेंगी तो अन्य आधुनिकता की ओर भी मध्य प्रदेश बढ़ेगा। तो भोपाल से आपने तस्वीरें देखी और अब अयोध्या आपको लिए चलते हैं। अयोध्या शालिग्राम शिलाएं पहुंच चुकी हैं। इसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। ये वो पल है जब अयोध्या में शालिग्राम शिलाएं पहुंची हैं और उनका पूजन किया जा रहा है। संतों ने शुरुआत की है शिलाओं की पूजा की और पूजा के ठीक बाद शिलाओं को सौंपा जाएगा। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये शिलाएं सौंपी जाएंगी। 26 टन और 14 टन की ये शिलाएं हैं। 100 पुरोहितों ने पूजा की है। आपको बता दें कि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। ये मूर्ति राम मंदिर में स्थापित होगी। तो उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये शिलाएं यहां पर पहुंची। संतों ने पूजन किया। नेपाल ने तोहफे के तौर पर ये शिलाएं भारत को दी हैं। भगवान विष्णु का अवतार इन शिलाओं को माना गया है और इन्हीं शिलाओं से मूर्तिकार भगवान राम और माता सीता की मूर्तियों के लिए और अब रायपुर से बड़ी खबर है। मिशन 2023 पर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मंथन लगातार चल रहा है और अल्पसंख्यक मोर्चा का मंथन दूसरे दिन भी लगातार जारी है। केंद्र की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है और उसे लेकर खाका तैयार किया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही है। टी पुरंदेश्वरी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को मंत्र दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की बैठक लगातार चल रही है। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैठक थी। कल भी इसका आयोजन हुआ और आज दूसरा दिन इस बैठक का। आज भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि डी पुरंदेश्वरी ये बैठक ले रही हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा को मंत्र दिया जा रहा है किस तरह से केंद्र की योजनाएं घर घर तक पहुंचानी है, कैसे उन्हें जन जन तक पहुंचकर समर्थन जुटाना है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की बैठक बेहद खास आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2023 पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मंथन और ये बैठक की तस्वीरें जब इसका आगाज हुआ था। डी पुरंदेश्वरी आपको इसमें नजर आ रही होंगी और लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सशक्त बनाने का काम डी पुरंदेश्वरी कर रहे हैं और इसी के तहत पार्टी को जमीनी स्तर तक ले जाना, कार्यकर्ताओं को इस बारे में मंत्र देना कि कैसे केंद्र की योजनाएं घर घर तक पहुंचे और इन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सहयोगी युगल का हम रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? जी देखिए, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम बैठक यहां पर हो रही है। बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तमाम जो अन्य राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहां पर आएंगे और जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उन्हें रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है। कल जिस तरह से बैठक हुई थी, 2 दिन की अहम बैठक है, उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी बात यही कि 2023 में विधानसभा छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है। ऐसे में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको फोकस कर रही है बीजेपी, उन्हें रिझाने का एक तरह से प्रयास किया जा सकता है और ये तमाम बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि अगर 2023 में चुनाव होगा तो किस तरह से उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए या फिर प्रभावित करने के लिए उन्हें किस तरह से रणनीति है वो अपनाई जा रही है। पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी में इस तरह की एक बड़ी बैठक हो रही है। अन्य राज्य के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रायशुमारी है वो चल रही है, मंथन है वो चल रहा है। जी चलिए, देखना होगा क्या कुछ सामने आता है इस बैठक के बाद। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे।
तो सहयोगी युगल को आप सुन रहे थे किस तरह से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक को लेकर वो चर्चा कर रहे थे, और इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। राष्ट्रीय अधिवेशन का कोई व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। कांग्रेस के पास एक ही एटीएम है, वो है छत्तीसगढ़ सरकार। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, राष्ट्रीय अधिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। इनको लग रहा है कि 1000-2000 करोड़ खर्च करने से छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल बन जाएगा। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, एक तरफ बीजेपी में भी बैठकों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, और अब बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। युगल, जी देखिए, चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर अन्य क्षेत्रीय दल हो, तमाम जो दल की सक्रियता है वो बढ़ गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी बैठक के बाद बैठक लगातार कर रही है, वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और उसे लेकर के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। और जिस तरह से अजय चंद्राकर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ एटीएम है, सिर्फ दो राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में एटीएम के रूप में काम करती है। लगातार बीजेपी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के सवाल है वो खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस है लगातार राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के पूरी तरह से जो व्यापक तैयारियां हैं वो की जा रही है। पूरे देश भर के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, वो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करेंगे, तो उसे लेकर के बीजेपी है लगातार हमलावर है वो दिख रही है। जी ठीक है, आप बने रहेगा युगल हमारे साथ, और राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या सोचती हैं हम जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनुराग अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 पर। अवंतिका जी, चुनावी साल है, हर राजनीतिक दल इसी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से कुछ खास निकलकर सामने नहीं आएगा? देखिए, चुनावी दल है, राजनीतिक आयोजन और बैठकें करते रहे, इससे किसी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो वो राष्ट्रीय परिदृश्य में होता है। पिछले 2 बार से अगर आप ले लें, 2 लोकसभा चुनाव से अगर देख लें, तो देश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। मतलब देश की जो अपनी सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा दम भरने वाली पार्टी आज किस हाल पे पहुंच गई है, ये दुनिया देख रही है। और कांग्रेस के नेता समय समय पर खुद साबित करते रहते हैं कि उनके लिए पार्टी से व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण है। आप देखिए, राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चालू की थी, उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा पद लाभ के मुख्यमंत्री वाला पद को माने और मुख्यमंत्री बनना ज्यादा उन्होंने स्वीकार किया। दिग्विजय सिंह अलग रास्ते पे चलते हैं। कांग्रेस के लगातार लोग कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, चाहे सुनील जाखड़ जी की बात करें या और भी लोगों की बात करें, गुलाम नबी आजाद जी की बात करें, तो कांग्रेस आखिर है कहाँ पे और क्या करने वाली है, दुनिया देख रही है। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की बात करें अवंतिका जी, तो आज कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान में आपसी सुर फुटौल और अशोक गहलोत जी ने तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को आंख दिखा दिया था। हिमाचल प्रदेश अभी नया है, रह गया छत्तीसगढ़। समय समय पे छत्तीसगढ़ का उपयोग ये एटीएम और पैसे की चारागाह के रूप में करते हैं और इसीलिए यहाँ सभा करवा रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी भी अपने लोगों के घेरे में फंसे हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी अलग रागा ला रहे हैं, मोहन मरकाम जी अपनी उपेक्षा से त्रस्त है। ठीक है, जवाब इस पर हम लेते हैं अनुराग जी। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से धनंजय जी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार अविंता जी। बड़ा आरोप आप पर ये कि एटीएम की तरह छत्तीसगढ़ को आप यूज कर रहे हैं और सिर्फ चुनावी माहौल बनाने का काम हो रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन से, जवाब आपका। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जो है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश के किसानों के लिए एटीएम है। जो किसानों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, भूपेश बघेल की सरकार किसानों के खाते में पैसा जमा कराते हैं। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के गौ सेवकों के लिए एटीएम है। जब भी गौ सेवकों को आवश्यकता पड़ती है, हमारी सरकार उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। और भूमिहीन किसान है जो छत्तीसगढ़ के मजदूर, उनको भी पैसा हमारी सरकार देती है। तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए तो भूपेश बघेल की सरकार एटीएम है। लेकिन अच्छी बात बोलते हैं अजय चंद्राकर जी, भाजपा नेता, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जनता के लिए एटीएम है। नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि जो ऐसे अडानी ने 2 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और नरेंद्र मोदी जी की मौन धारण करके बैठे हुए हैं, देश की जनता को लूट लिया गया, उस पर नरेंद्र मोदी जी मौन बैठे हुए हैं। ऐसा काम यहाँ प्रदेश में नहीं होता। देश के संपत्ति को जैसे नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं ना, सेल्स कंपनी लगाकर, ऐसा काम छत्तीसगढ़ में नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी है क्या चीज? 2 लोगों की पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, उसके अलावा कोई उसमें है क्या? इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको तो आज ही धक्का मार देते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन। ठीक है, कई बड़ी बातें धनंजय जी आप कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरा मसला है। हालांकि शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम सुना देते हैं अजय चंद्राकर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ऐसा है, एक ही एटीएम है कांग्रेस के पास, वो है छत्तीसगढ़ सरकार। तो अब हिमाचल छोटा राज्य है, तो इनको ये लग रहा है कि जितना 1000-2000 करोड़ खर्चा करने से छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल बन जाएगा। करनी तो कुछ है नहीं, तो चलो कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाएंगे और कांग्रेस के लिए संसाधन तो देते रहे हैं, तो संसाधन का विषय है इसका उद्देश्य। और अब शहडोल से बड़ी खबर की बात करेंगे। अंधविश्वास में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 महीने की बच्ची जिसे गर्म सलाखों से 51 बार दागा गया है। बच्ची को निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ थी। सलाखों से दागकर उपचार का दावा किया जा रहा था। सिंहपुर थाना के कठौतिया गांव का यह पूरा मामला है। बेहद ही गंभीर घटना है। दर्दनाक मौत इस 3 महीने की बच्ची की हो गई है। अंधविश्वास के चलते एक और मासूम की जान जा चुकी है। और अब सीधे आपको सुनाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। मित्रों, कल हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। यह 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जैसा कि सबकी जानकारी में है, 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं बजट की। समावेशी विकास,
लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। एक बड़ी बात, जो मोटे अनाज, जिसको भारत श्री अन्न योजना, श्री अन्न भारत ने कहा है, मोटे अनाज का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। मध्य प्रदेश में भी मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये बड़ी मात्रा में होते हैं। तो भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। मैं इसलिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पीएमबीटीजी विकास मिशन, इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार कितनी गंभीर है। 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए कोष बनाया गया है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,500 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भी 3 साल में भर्ती की जाएगी। तो ये हमारे जनजातीय बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत स्वागत योग्य कदम है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। मुझे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, ये विश्वास है। और अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि के लिए मदद की जाएगी और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स बनाए जाएंगे। यह बहुत दूरगामी फैसला है। केमिकल और फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण हमारी धरती की जो स्थिति आज हो गई वो उससे हम सब परिचित है और उसके कारण जो मानव स्वास्थ्य को और केवल मानव नहीं जीव मात्र को जो नुकसान हो रहा है वो भी हम जानते हैं। नेचुरल फार्मिंग धरती को बचाने का अभियान है, तो मैं इसको बहुत दूरगामी कदम मानता हूं। वैसे ही 6,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य समता योजना की एक नई उपयोजना है मछुआरे मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो स्मॉल उद्यमियों के लिए। यह भी विशेषकर हमारे मछुआरे समुदाय के लिए नई संजीवनी प्रदान करेगी।
युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4 बहुत स्वागत। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।